नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के, कैसे सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नीट 2025 की तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे होंगे। मैं हूं आपका अपना एसपी सर शुभम पालीवाल। आज हम फिजिक्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं और आज इस वीडियो में हम नीट 2025 में आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातों में से एक ध्यान रखनी है फिजिक्स को लेकर ना। काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जिसमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस पर एक नया अपडेटेड वीडियो लेकर आ पाए नीट 2025 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के। साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग आज का जो सेशन है वो एनसीईआरटी में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक जो डिफाइंड नहीं है या जिनको बहुत शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन वो है बढ़िया टॉपिक्स जिस पे फिजिक्स में नीट में क्वेश्चन आए थे और आएंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि क्या कहीं पर एनटीए ये बोलता है कि हमारा जो सिलेबस है वह एनसीईआरटी सिलेबस है। नहीं, ये बात अलग है कि वो फॉलो एनसीईआरटी को करते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एनसीईआरटी में डिफाइंड है वही के वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपको सिलेबस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ और भी टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है या एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको एग्जाम में आएंगे नीट में और सवाल पूछेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सी बात बताऊंगा कि एनसीईआरटी में आपको पढ़ना कैसे और एनसीईआरटी को कैसे समझते हुए हमें आगे नीट की तैयारी करना होगी। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक्स के ऊपर प्रकाश डाल लेते हैं जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में अच्छे से डिफाइंड नहीं है। सबसे पहली बात, मात्रक और मापन, यूनिट एंड डायमेंशन में मापन यंत्र मतलब कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज जो है वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा सरल रेखा गति में और समतल में गति में आपेक्षित गति जो है वो नई एनसीईआरटी में क्लियरली डिफाइंड नहीं है या नई एनसीईआरटी में उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। लेकिन आपेक्षित गति, सरल रेखा में गति में आपेक्षित गति काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, कैसे उनकी वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कैसे वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, उसके बेसिस पे टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक किस दूसरी ऑब्जेक्ट को कितनी देर में क्रॉस कर लेता है। या इसके अलावा नीट का लेटेस्ट प्रीवियस ईयर सवाल की एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन पर बंदर दौड़ रहा है, तो जमीन के सापेक्ष बंदर का वेग क्या हो जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इंपॉर्टेंट से टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ द्विविमीय आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन इन 2D पे हाल ही में अगर हम कुछ समय की बात करें तो सवाल नहीं पूछा गया है या उस पर सवाल जो आया है वो कुछ ज़्यादा बेहतरीन से सवाल, ऐसा नहीं कि वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हमारा, लेकिन हर थोड़े समय में नीट का पैटर्न, नीट या एनटीए वाले, इसके पहले एनसीईआरटी पेपर बनाती थी, तो जो लोग कमेटी में होते पेपर बनाते वो हर 4-5 साल में कुछ कुछ चैप्टर्स को शफल कर देते। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लौटनी गति या रोटेशनल मोशन से पहले काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अभी पिछले 3-4 सालों से उस पर सवाल नहीं आ रहे। तो वैसे ही आपेक्षित गति जो है, समतल में आपेक्षित गति, जैसे रेनमैन प्रॉब्लम जो होता है, या नदी को क्रॉस करने में कितना समय लगा, कितना न्यूनतम समय में क्रॉस करते, कितने न्यूनतम पथ पे क्रॉस कर सकते हैं नदी, ये जो सारे सवाल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। इसके अलावा घूर्णी गति जो चैप्टर है उसमें भी हमारे पास लौटनी गति और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है ना। एनसीईआरटी में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम दिया हुआ है, हेडिंग ले लीजिए, उसका बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ में थ्योरेटिकल पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के उसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना होगा, इससे सवाल आते हैं। लौटनी गति या रोलिंग मोशन है ना, अभी मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगा, चिंता ना करो। रोलिंग मोशन, तो रोलिंग मोशन भी हमारे सिलेबस में एज सच कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन रोलिंग मोशन से पिछले साल भी सवाल आया था और इसके अलावा जेईई में भी सवाल आ रहे, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सर क्या रोलिंग मोशन पूरा पढ़ा लें? नहीं, रोलिंग मोशन पूरा नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन रोलिंग मोशन में हमें बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसका वेलोसिटी डायग्राम कैसा होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, उसे ही रोलिंग मोशन या लौटनी गति बोलते हैं। तो उसमें किसी भी बिंदु पर वेग कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है, उसमें जब वो घूम रहा है तो कौन सा बिंदु वेग, किस बिंदु का वेग न्यूनतम होगा, किसका अधिकतम होगा, ये बेसिक बातें, उसका इंट्रोडक्शन पूरा पता होना चाहिए। साथ ही साथ द्रव के तापीय गुण, द्रव के तापीय गुण में विकिरण है ना, एनसीईआरटी में है, ये मैं मना नहीं बोल रहा हूँ कि है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में है, दिया गया है एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में क्लियर रूप से एक्सप्लेन्ड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है सर? देखो,
विकिरण जो है वो, अगर जो बच्चों ने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी है, फिनिक्स बैच वगैरह में उन्हें पता होगा, विकिरण हमने 2 से 3 क्लासेस तक, 2.5 क्लासेस तक पढ़ा था अच्छे से। लेकिन एनसीईआरटी में 1 से 1.5 पेज में पूरा विकिरण खत्म किया गया है। ठीक है, तो उसमें स्टीफन्स लॉ दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है, किरचॉफ का नियम उसमें नहीं ढंग से दिया गया है, या इसके अलावा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसी को दिया गया, बाकी सब रेडिएशन में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं है, तो उन्हें हमें अच्छे से करना होगा। ये रेडिएशन भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना होगा। ऊष्मगतिकी या हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो द्वितीय नियम होता है, सेकंड लॉ है ना, सेकंड लॉ में कार्नोट साइकिल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ये सिलेबस में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए इसे, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, वो फर्स्ट लॉ से अलग कैसे है। सारी थ्योरेटिकल बातें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बताया कि फर्स्ट लॉ बोलता है कोई भी प्रोसेस पॉसिबल इस दुनिया में, कहीं भी आप हीट दोगे तो उससे वर्क और इंटरनल एनर्जी में चेंज आ सकता है, या वर्क से एनर्जी निकाली जा सकती है, एनर्जी से वर्क आ सकता है, या मतलब हीट से वर्क से हीट आ सकती है। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो से डिफाइन करता है कि कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कौन सा प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक लास्ट टॉपिक जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना, देखो ये वैसे तो, है ना, मुझे पता है ऑल ओवर इंडिया में, है ना, सिलेबस में डिफाइंड नहीं है, तो किसी भी टीचर ने पढ़ाया नहीं, और इवन हमने भी इसे ज़्यादा अच्छे से मतलब ज़्यादा डिटेल में जो 1.5-2 लेक्चर लगाए जाते थे इस पे पहले, वो नहीं लगाए गए हैं। ठीक है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल का फॉर्मूला देखो, बात यह है कि हम इन एनटीए वालों के भरोसे नहीं रह सकते। एनटीए वालों ने बोला कि भैया नहीं है, नहीं है, मत पढ़ो मत पढ़ो, सवाल दीजिए तो क्या करोगे फिर। जेई में इस साल अभी हुआ है, ठीक है, बोल रहे हैं हमने नॉर्मलाइजेशन कर दिया है ना, 4-5 सवाल ऐसे फिजिक्स के जो सिलेबस डिफाइंड नहीं था उसमें से पूछे गए हैं, फिर बोल रहे कि नॉर्मलाइजेशन कर दिया है। तो वो नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, और नीट में कैसे नॉर्मलाइजेशन कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि हम हमारे हिसाब से प्रिपेयर होकर जाए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उसका बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब वस्तु को हम पानी में डुबो देते तो उस पर लगने वाला उत्प्लावक बल या बाइंड फोर्स क्या होता है, होता है तरल का घनत्व इंटू डूबी हुई वस्तु का आयतन इंटू जी ना। ये छोटे छोटे से फॉर्मूले इसके पता होना चाहिए। इसके अलावा क्लास 12 में ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्लास 12 की एनसीईआरटी में ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में एक टॉपिक या 1-2 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ जिन पे आपको मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है। मॉडर्न फिजिक्स तो वैसे पूरा ही ध्यान देना है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, अच्छा मॉडर्न फिजिक्स में मैं सेमीकंडक्टर भी इंक्लूड कर रहा हूँ, अर्धचालक भी इंक्लूड कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर भी इंक्लूडेड है। इसके अंदर नाभिक में रेडियो सक्रियता, नाभिक में रेडियो एक्टिविटी, आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना है। रेडियो एक्टिविटी आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़ना, मतलब ऐसा आपको वो डीके वाला लॉ या हाफ लाइफ पीरियड वगैरह नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको रेडियो एक्टिविटी में अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अल्फा बीटा गामा कब होता है, या अल्फा डीके में या बीटा में बीटा प्लस बीटा माइनस क्या होता है ना, इसमें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कैसे चेंज होता है, अल्फा डीके बीटा डीके होता है तो क्या क्या निकलता है, अल्फा डीके में क्या निकलता है, बीटा प्लस में बीटा माइनस में क्या निकलता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो तो सभी पढ़ेंगे ही, मुझे उम्मीद है पूरी लॉजिक गेट्स, है ना, ये एनसीईआरटी में डिफाइंड नहीं है। लॉजिक गेट्स तर्क द्वारा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ना होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक है ना, ये सारे टॉपिक जो है ये सिलेबस में भी डिफाइंड है। तो अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखिए, एक बार मैं सिलेबस आपको खोल के दिखाता हूँ, आप अगर सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो ये सिलेबस के अंदर ये सारी चीज़ें डिफाइंड है ना। ये मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये पीडीएफ जरूर होगा सिलेबस का। तो सिलेबस के अंदर अगर आप देखें तो ये फिजिक्स का सिलेबस है, तो फिजिक्स के सिलेबस के अंदर क्लास 11th में अगर हम देखो तो देखो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स वाली बात मैंने बोली, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंड है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये रेडिएशन वर्ड लिखा हुआ है, विकिरण लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इस पर सवाल आ सकता है, और ये विकिरण जो है ये हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में अच्छे से डिफाइंड नहीं है। इसके अलावा साथ ही साथ, है ना, ये रोटेशनल मोशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन का मतलब ही यही होता है कि आपको रोलिंग मोशन सिलेबस में है। ठीक है, साथ ही साथ ये सिलेबस की पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम वैसे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है पीडीएफ, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। और इसके अलावा हाँ भाई, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, हाँ ये यहाँ पर
यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो साफ लिखा गया है लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट्स भी आपको सारे पढ़ने होंगे। एंड, नॉर, एंड, नॉट, नैंड, नॉर, और इसमें एक्सॉर, एक्सनॉर गेट भी पढ़ लो। दो ज़्यादा शब्द पढ़ के चल रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पे साफ साफ इसके अंदर ये डिफाइंड है, ये न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन डिफाइंड है। अब न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोला हुआ है क्वेश्चन सिलेबस में। अब न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में अल्फा बीटा डीके होते हैं, ठीक है। तो वो आपको बोल सकता है कि भैया ये बताइए कि यहां पर न्यूट्रॉन फेंक के मारा तो वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको कुछ ना कुछ उल्टा कर है ना, या कुछ चीजें पैराग्राफ डिफाइन करके आपसे बातें पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी ये सब क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शंस ही है। चलिए, तो और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात ये है एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जो नीचे दिए गए हैं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। ये सारी की सारी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है ना, और ये यूजुअली एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं लिखी गई है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स, ठीक है। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें एनसीईआरटी में डिफाइंड है, लेकिन जो डिफाइंड नहीं है वो आपको इससे पढ़ना ही होगा, है ना। बाकी नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है ना। आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, मुझे उम्मीद है सब कुछ पढ़ाया गया आपको। अगर हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हो तो इस चैनल पे आपको ये सारे टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक दो और इंपॉर्टेंट सी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना। एक तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा मैं, और इसके अलावा साथ ही साथ, है ना, अनअकैडमी पर एक जो इंपॉर्टेंट सा इवेंट हुआ था, आरएम इवेंट, उसके बारे में बता देता हूं आपको। उसमें आप एसपी स्टार कूपन कोड लगाकर अपना आइकनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होगा सर, ये क्या क्या है ये सर, ये 4,499 में 4,499 आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। मतलब कि अगर आप आज लेते हैं तो ये वाली नीट की एग्जाम तो कवर होगी, अगली नीट की एग्जाम तक जितने बैचेस आएंगे सारे बैच का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। पूरी टीम आपके सामने है ना। सभी टीचर्स का एक्सेस आपको मिलने वाला है। सभी टीचर्स, आपको जो बेस्ट टीचर्स मिलते लगते हैं उनके साथ आप पढ़ सकते हैं। निम्बस बैच रहने वाला क्लास 11 का, नेक्सस क्लास 12 के लिए, फिनिक्स रहने वाला ड्रॉपर्स के लिए। साथ ही साथ, है ना, इसमें आपको एसपी स्टार कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप प्लस और आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, है ना। मेरा एडवाइस है आप आइकनिक लीजिए। आइकनिक में क्या होगा, आइकनिक में आपको मॉड्यूल भी घर पर डिलीवर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपके 580 से कम मार्क्स रह जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको प्लस आइकनिक कुछ नहीं लेना पड़ेगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलने वाली है। पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको, एक भैया दीदी और एक मेंटर अजाइन होंगे, है ना। ये अजाइंड मेंटर जो है वो आपसे हर वीकली कोऑर्डिनेट करेंगे आपकी तैयारी कैसे चल रही है ना। देखो क्या होता है, पर्सनल मेंटरशिप हम भी प्रोवाइड करेंगे, पूरी टीम स्काई भी प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को, है ना, हमारे पास 1000 बच्चे रहेंगे, 2000, 5000, 10,000 बच्चे रहेंगे, तो उनका पूरा बैच हमारे पास रहेगा। हम आपसे कोऑर्डिनेट करने की पूरी कोशिश करेंगे हर वक्त, लेकिन आइकनिक में आपको कोई पर्सनल मिलेंगे जो इनसे आप हर हफ्ते बात कर सकते हो। टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या नोट्स बनाने में दिक्कत है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, आप, ये एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ रहने वाला है प्लस में और आइकनिक में, ठीक है। साथ ही साथ जाने से पहले मैं आप लोगों को एनसीईआरटी कैसे पढ़ना होता है ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट सी बात बता कर जाता हूँ ना। देखिए, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एनसीईआरटी खुली हुई है। ये एनसीईआरटी में एक रैंडम चैप्टर मैंने खोल के रखा हुआ है, किरण प्रकाश की खोल के रखा हुआ है। अब देखो क्या होता है, बहुत बार बच्चा ये पूछता है कि सर एनसीईआरटी में मैं क्या पढूं। तो देखो, एनसीईआरटी में आप कहीं से भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनसीईआरटी में आप इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एनसीईआरटी में आपको सारांश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही होगा। इससे बहुत सारे थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। हर चैप्टर का सारांश पढ़िए, हर चैप्टर का विचारणीय विषय, है ना, पॉइंट्स टू पॉइंटर, इससे भी काफ़ी सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा, है ना, अच्छा, इस चैप्टर में नहीं लिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, जैसे मैं आपको कोई दूसरा चैप्टर खोल के बता देता हूँ, है ना, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर, अच्छा एक मिनट, इंटरनेट का कुछ इशू है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर आपको है ना, एक और टेबल बना हुआ होता है, उस टेबल के अंदर आपको डिफाइंड होता है कि भैया इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट सी नई फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां है, जिनके मात्रक और
वीमाएँ दी हुई होती है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो सब कुछ पढ़ना होगा आपको। तो अभी का ये वाला वीडियो इतना ही रखता हूँ। एनसीईआरटी से रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि सबको ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे हम आने वाले समय में। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात यार, विक्ट्री फ्री क्रैश कोर्स, विक्ट्री फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर। आप इसकी डेली क्लासेस देख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की फ्री क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस होती है। इनसे आप अपना बैकलॉग, या अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है, थोड़ा बचा है, थोड़ा हो गया है, जो भी हुआ हो आपके साथ, आप इनमें डेली यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है। सुबह 9 बजे, 12 बजे और शाम को 7 बजे फिजिक्स की क्लास होती है ना। सुबह 9 बजे बायो, 12 बजे केमिस्ट्री और शाम को 7 बजे फिजिक्स होती है। तो इनमें आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो और अपना बैकलॉग वगैरह या आपका जो चैप्टर नहीं हुआ है वो चैप्टर कवर अप कर सकते हैं। तो ये प्यारा सा वीडियो इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे आने वाले समय में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट की एग्जाम।